नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में यह टेस्ट यहाँ पे डेली बेस पे कराया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्न शामिल किए गए हैं। और यह 22 मई को यह टेस्ट वहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हुआ था, जिसमें टोटल 50 प्रश्न हैं। तो हम लोग इसे देखेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज इस सेट का पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग के यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का कर्तव्य है। तो जो अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसका क्या कर्तव्य होता है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, उन विषयों पर जिनमें राज्य अथवा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो और अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना हो, ये भी सही है। तीसरा है, केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सुझाव देना, जो कि ये भी सही है। तो इसका इस प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच जो यहाँ पे सामंजस्य बैठाने के लिए यहाँ पे एक सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जिसका गठन यहाँ पे सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग का यहाँ पे गठन 1983 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे 1987 में रिपोर्ट इन्होंने सौंपा था। और इसी आयोग के सिफारिश के आधार पर यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 263 में इसे जोड़ा गया, केंद्र राज्य संबंध के बारे में। और यहाँ पे जो उस समय जोड़ा गया, उस समय वहाँ पे पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। और इस समिति का जो इस आयोग का जो काम था वह केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध को स्थापित करना, इस प्रकार। और यहाँ पे अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है, इसका जो इसकी बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह भारत का प्रधानमंत्री करता है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे हम लोग 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न हम लोग के यहाँ पे दिया गया है, समकालीन चोल शासक करिकाल के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है, करिकाल का अर्थ है पांव जला व्यक्ति, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, वेनी के युद्ध में इन्होंने पांड तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था, जो कि ये भी सही है। तीसरा है, बाहेपर नंदलाई के युद्ध में इसने 6 छोटे शासकों को हराया था, जो कि ये भी सही है करिकाल के संबंध में। और चौथा यहाँ पे है, पातु नामक ग्रंथ में इसके द्वारा हिमालय तक भारत विजय की चर्चा है, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। जो यहाँ पे इसका यहाँ पे देखेंगे तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3 यह सही है। यहाँ पे जो दक्षिण भारत में शासन प्रशासन करने वाला जो पहला राज्य था वह संगम वंश था और इसके 3 राजवंश थे। इसके 3 राजवंश थे। पहला यहाँ पे दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य। सबसे शक्तिशाली वहाँ पे चोल वंश हुआ करता था और चोल वंश का यहाँ पे संस्थापक विजयालय थे। और इस वंश का सबसे महानतम शासक जो था वह यहाँ पे करिकाल था और यह ब्राह्मण धर्म को मानता था। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 3 नंबर, विचार कीजिए। पहला है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी तट रेखा से जो है 12 समुद्री मील की दूरी तक है। जो यहाँ पे भारत का जो प्रादेशिक जो जल क्षेत्र है, जल सीमा का जो तट है वह तट रेखा से जो है यहाँ पे 12 समुद्री मील दूर है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, संलग्न क्षेत्र यानी
कॉन्टिग्यूअस जो जोन है, संलग्न क्षेत्र मंडल में भारत को राजकोषीय अधिकार एवं सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार प्राप्त है, जो कि ये भी कथन सही है। तीसरा पॉइंट है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजी जो क्षेत्र है यह 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कि ये भी यहाँ पे सही है। और यहाँ पे चौथा जो दिया गया है, यह दिया गया है अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजी में भारत को अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त है, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो भारत को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पे अप्रवासी कानून को लागू करने का अधिकार भारत को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार इसका यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका यहाँ पे कथन पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, जबकि चौथा यहाँ पे कथन गलत है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कूट दिया गया, इसके अनुसार यहाँ पे इसका उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे हम लोग का चौथा जो कथन था यह गलत था। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कथन 4 यहाँ पे गलत है, जबकि 1, 2, 3 कथन जो है वह सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच जो संबंध है उसके बारे में विचार करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे मंत्रिमंडल होता है और जो मंत्री परिषद है इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो मंत्री परिषद होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे मंत्री परिषद दिया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो मंत्री परिषद दिया गया है इसके बारे में यहाँ पे इसके 4 मंत्री होते हैं। एक यहाँ पे कैबिनेट मंत्री होता है और दूसरा यहाँ पे राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है और चौथा यहाँ पे उप मंत्री होता है। और यहाँ पे मंत्रिमंडल जो कि यहाँ पे है, मंत्रिमंडल के संबंध में इसके अंतर्गत जो होते हैं यह कैबिनेट मंत्री होते हैं और इनमें प्रधानमंत्री सहित अन्य विभाग मंत्री जो प्रधानमंत्री को उनके कार्यों में मदद करते हैं वे इसमें मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और जो मंत्री परिषद है इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका अब यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे कथन है, मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है और यहाँ पे जो दिया गया है मंत्रिमंडल जो है यह लघु निकाय है, तो यह कथन यहाँ पे सही है। दूसरा है, मंत्री परिषद में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो मंत्री परिषद है इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि यहाँ पे मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। तो इस प्रकार यह कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ यहाँ पे मौर्यकालीन जो अधिकारी थे वे थे और उनसे जो संबंधित विभाग था उनका यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे एग्रोनोमाई जो थे यह नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है सवर्णिक जो होते थे यह टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे, वहाँ पे ये सवर्णिक नामक एक जो मौर्यकालीन अधिकारी वह टकसाल का यहाँ पे अधिकारी होता था। आगे यहाँ पे है तीसरा, एग्रोनोमाई जो होता था यह जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी होता था, जो कि ये भी सही है। चौथा है प्रदेष्टा जो था यह दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे गलत यह गलत दिया गया है। और जो यहाँ पे जो प्रदेष्टा होता था यह
फौजदारी मौर्य काल में 2 न्यायालय होते थे, जिसमें एक फौजदारी और एक दीवानी। तो यहाँ पे जो फौजदारी का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे हम लोग यहाँ पे कहते थे। फौजदारी का जो यहाँ पे न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे हम लोग प्रदेष्टा कहते थे, जबकि दीवानी का जो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश होता था उसे हम लोग व्यवहारिक कहते हैं। उसे हम लोग व्यवहारिक कहते थे, व्यवहारिक कहते थे। तो इस प्रकार इसका यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही, जबकि चौथा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। यहाँ पे 1 2 3 यह सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला हम लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देखते हैं। अधोलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है इसके बारे में बताना है। तो पहला है मालवा पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, जो कि बिल्कुल यह सही कथन है। दूसरा है सतपुरा पर्वतमाला ब्लॉक पर्वत है, ये भी यहाँ पे सही है। तीसरा है असीरगढ़ का दर्रा राजस्थान में है, जो कि यह बिल्कुल गलत दिया गया है। जो असीरगढ़ का जो दर्रा है यह यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला यहाँ पे है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार में लाल मृदा का विकास हुआ है, जो कि ये भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे चुनना था कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। जो असीरगढ़ का जो यहाँ पे दर्रा है वह मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की संसद के संबंध में शक्तियों में से कौन सा सत्य है? पहला यहाँ पे दिया गया है कि वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है, जो कि बिल्कुल यह सही है। यह यहाँ पे जो सलाह देता है, जबकि अगला है वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने का सिफारिश कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, जो कि ये भी सही है। इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। यहाँ पे जो भारतीय संसदीय प्रणाली वाला देश है और इसमें 2 प्रकार का है, एक है संवैधानिक और एक वास्तविक। यहाँ पे जो संवैधानिक प्रधान है वह हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री यहाँ पे लोकसभा का नेता होता है और नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद ICAR एवं अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला प्रयोग इस मंदिर में हुआ था। तो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला प्रयोग किस मंदिर में किया गया था? तो यह यहाँ पे जो यूपी में जो देवघर का दशावतार मंदिर है, जो कि झांसी में स्थित है, इसी मंदिर में शिखर का पहला प्रयोग किया गया था। और यह जो मंदिर है वह गुप्त काल में बना था और यह नागर शैली में बना था और यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है अधोलिखित में कौन सा सुमेलित है? इसके बारे में बताना है। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ वहाँ पे दिया गया है उद्गम स्थल। तो पहला यहाँ पे नदी है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी जो है यह यहाँ पे मापचाचुंग हिमनद से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे गोमती नदी। तो जो गोमती नदी है यह फुलहर झील यूपी से निकलती है, ये भी सही है। तीसरा है महानदी। तो महानदी जो है यह नदी गढ़जात की पहाड़ी से नहीं बल्कि यह सिहावा श्रेणी की पहाड़ी से छत्तीसगढ़ में निकलती है। और यहाँ पे चौथा है महानंदा नदी, जो यहाँ पे निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है, जबकि यहाँ पे तीसरा जो है यह कथन गलत है, गलत सुमेलित है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 और यहाँ पे 1 2 4 यह सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को यहाँ पे दिया गया है 10 नंबर
संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? जो संसदीय मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति की जो अध्यक्षता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी अध्यक्षता यहाँ पे गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 11 नंबर है, अधोलिखित में से किस जैन तीर्थकर का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है? तो किनका उल्लेख है? जो जैन तीर्थकर थे उनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अजितनाथ जो थे इनका जो यहाँ पे उल्लेख है वह यजुर्वेद में किया गया है। और यहाँ पे जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे जो कि प्रथम तीर्थकर हुए। और यहाँ पे जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव हुए थे। और जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक हैं वह महावीर स्वामी को माना जाता है और वे अंतिम 24वें तीर्थकर थे। यहाँ पे जैन धर्म के 2 तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे ऋग्वेद में मिलता है। इसमें पहला है ऋषभदेव और एक है अरिस्टेनेमी। जबकि यहाँ पे अजितनाथ का जो उल्लेख है यह यजुर्वेद में मिलता है और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? तो इस्पात कारखाना जो भारत में स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे बनाया गया था उसका यहाँ पे समूह बताना है। तो जो यहाँ पे होगा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, यह जो 3 कारखाना का जो स्थापना किया गया था यह सबसे पहले किया गया था। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जिसका स्थापना यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा में किया गया है दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में उनका चुनाव, कार्यकाल, शपथ, तो इसके बारे में हम लोग जितना भी उपराष्ट्रपति से प्रश्न बन सकता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका एक ट्रिक है जिसे आप लोग लिख लीजिएगा, उसरा निका चूस। उसरा निका चूस। यहाँ पे अनुच्छेद 63, 64, 65, यहाँ 66, यहाँ 67, यहाँ 68 और यहाँ पे 69। यानी पहला यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पे जो है यह अनुच्छेद 63 में हमारे संविधान के दिया गया है। और उपराष्ट्रपति जो है यह सभापति का पदेन, उपराष्ट्रपति यहाँ पे राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह कथन यहाँ पे अनुच्छेद 64 में कहा गया है। और यहाँ पे जब यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनका कार्यभार यहाँ पे उपराष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उनका जो चर्चा है वह अनुच्छेद 66 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके बारे में यहाँ पे अनुच्छेद 67 में बताया गया है। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके बारे में यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका यहाँ पे जो चर्चा किया गया है वह अनुच्छेद 68 में किया गया है। और यहाँ पे जो उनका जो यहाँ पे शपथ है वह अनुच्छेद 69 में किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार हम इसे मिलान करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है यह यहाँ पे जो है यह अनुच्छेद यहाँ पे जो है 66 के तहत होता है, इसको यहाँ पे देखे थे। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह अनुच्छेद 67 में है जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पे है उपराष्ट्रपति का जो शपथ है यह अनुच्छेद 69 में है जो कि बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होना यह अनुच्छेद 64 में है जो कि ये भी यहाँ पे है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खिलाड़ी हैं उनका मूल नाम दिया गया है और एक तरफ उनका उपनाम दिया गया है, इसको मिलान करना है।
तो यहाँ पे जो महेश भूपति हैं इन्हें इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है, जो कि यहाँ पे है। दूसरा है यहाँ पे कपिल देव को यहाँ पे हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है हिमा दास को यहाँ पे ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और चौथा है यहाँ पे पेले, इन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 15 नंबर, विचार कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट कि ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। और दूसरा है यहाँ पे महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होता है। चौथा है यहाँ पे पी प्रकार की जो तरंग है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑप्शन 1 और यहाँ पे ऑप्शन 3 जो कथन दिया गया है यह यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि यहाँ पे जो तीनों माध्यम में जो यहाँ पे तरंग जो जाती है उसे हम लोग एल प्रकार की तरंग कहते हैं। एल प्रकार की जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। और यहाँ पे जो महाद्वीपीय जो क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है यह यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान से नहीं हुआ है, यह यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। ग्रेनाइट चट्टान से इसका निर्माण यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1 एवं 3 दोनों यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मार्शल लॉ के समय मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि मार्शल लॉ के समय मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका जो यहाँ पे दिया गया है उल्लेख यह अनुच्छेद 34 में दिया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि यहाँ पे जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर, अधोलिखित में से कौन सा सुल्तान मानता था कि राजा का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है और इस संबंध में मानव जाति में कोई उसके समान नहीं है। तो यह कौन मानता था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बलबन यह अपने आप को मानता था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देशों को आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं करेंगे? तो कौन सा अफ्रीकी देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो शामिल हैं वह अफ्रीका महासागर के पूर्वी भाग में 4 देश हैं जो अरब सागर और लाल सागर से अपनी सीमा बनाते हैं, जिनकी आकृति जो है एक सिंह जैसी है और इसे ही हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। जिसमें यहाँ पे इरिट्रिया शामिल है, जिबूती शामिल है, सोमालिया है और इथोपिया है। तो यहाँ पे इरिट्रिया जो यहाँ है इसमें शामिल है और यहाँ पे जिबूती भी शामिल है और एक है यहाँ पे सोमालिया, ये भी शामिल है और एक यहाँ पे इथोपिया है। इथोपिया यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, जबकि यहाँ पे केन्या, यमन और ओमान यह जो है यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 4, 5 और 6 यह शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। पहला स्टेटमेंट है संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है यह संसद में निहित है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। दूसरा यहाँ पे है संसद संविधान के मूल ढांचे में भी संशोधन कर सकती है, जो कि यह बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पे जो संसद है वह संविधान के जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। यह हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें यह वर्णित किया गया है।
तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका हो जाएगा केवल एक कथन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 20 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया गया है कि विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दोआब में आर्थिक महत्व को समझा था। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने जो है दोआब के क्षेत्र में, दोआब हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, उस क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे इल्तुतमिश जो कि प्रथम तुर्क शासक था जिसने दोआब में आर्थिक महत्व समझा था, जो कि बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा है एकता व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम बलबन ने किया था, जो कि बिल्कुल यह कथन गलत है। एकता प्रथा का जो शुरुआत था वह सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तीसरा है अवध में पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के समय में हुआ था, जो कि बिल्कुल यह कथन सही है। चौथा यहाँ पे है इल्तुतमिश ने सिक्कों पर धर्मराज का तेजस्वी सूर्य जैसे शब्द अंकित किया था, जो कि ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे कथन सही है, जबकि दूसरा इसमें गलत दिया गया है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 1, 3, 4। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1, 3 एवं 4 यह कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत यहाँ पे 13 जनवरी 2016 से शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन जो प्रावधान है यह किस देश से लिया गया है। तो यह हम लोग अपने संविधान में जो है यह हम लोगों ने यहाँ पे जर्मनी के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न हम लोग का है अधोलिखित में से समकालीन सल्तनतकालीन किस सुल्तान ने ज्ञान विज्ञान में रुचि लेते हुए ताश, घड़ियाल अथवा नल जल घड़ी का आविष्कार किया था। तो वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने यहाँ पे ताश, घड़ियाल या जल घड़ी का आविष्कार किया था। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। इसके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह जल घड़ी का आविष्कार किया गया था। अगला यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है अधोलिखित में एक सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है एंटवर्प जो है, एंटवर्प जो है यह किसके लिए विख्यात है। तो यह जो है बेल्जियम में है और यह हीरा के लिए विख्यात है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है सेंटियागो, जो सेंटियागो है यह चिली में है और यह वस्त्र उद्योग से नहीं है बल्कि यह पर्यटन से संबंधित है। तीसरा है मैराकेबा जो है यह वेनेजुएला में है और यह तेल शोधन उद्योग से संबंधित है। चौथा यहाँ पे किरवाई रॉक जो है यह यूक्रेन में स्थित है और यह लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पे चिली की जो राजधानी है सेंटियागो यह वस्त्र उद्योग से नहीं बल्कि पर्यटन उद्योग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न हम लोगों का दिया गया है किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया था कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो यह यहाँ पे जो कहा गया था कथन, यह यहाँ पे AK अय्यर के द्वारा कहा गया था, जो कि इनका पूरा नाम है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और यहाँ पे जो पंडित ठाकुर प्रसाद जो भार्गव थे इनके द्वारा संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा गया कि जो है यह जो प्रस्तावना है यह संविधान का सम्मानित भाग है। और यहाँ पे अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा कहा गया कि जो हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है यह संविधान का कुंजी है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है मध्यकालीन भारत में कौन एक ऐसा पहला युद्ध था जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया था। तो मध्यकालीन भारत में
कौन सा वह युद्ध था जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था? तो इसका हम लोग देखेंगे तो यह यहाँ पे जो था घाघरा का युद्ध था, जो कि 1529 में लड़ा गया था और यह बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो यही जो युद्ध था यह 1529 में लड़ा गया था बाबर के द्वारा। तो जो यह युद्ध था यह जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न दिया गया है। अधोलिखित में से कौन सा एक जल जमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा जो यहाँ पे इस जल जमरू मध्य है जो इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे नज़दीक स्थित है? तो इसका यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो बेरिंग जल संधि है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट में स्थित है। आगे यहाँ पे अगला है, मिजोरम राज्य की स्थापना 23वें राज्य के रूप में कब किया गया था? तो मिजोरम राज्य की जो स्थापना है वह 23वें राज्य के रूप में 1987 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि विचार कीजिए। पहला यहाँ पे कथन दिया गया है कि जहांगीर ने पुर्तगालियों को आगरा व लाहौर के कैथोलिक चर्च स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी, जो कि बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है 1913 में सूरत का मुग़ल सूबेदार मरकब खान ने अंग्रेज़ी नौसेना कप्तान डॉल्टन की सहायता से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित किया, जो कि यह भी कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है, छोटा नागपुर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे जो है यह देश का सबसे समृद्ध खनिज संसाधन क्षेत्र है, जिसे भारत का रुर भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस क्षेत्र में देश का सबसे अधिक लोहा, कोयला, क्रोमाइट और अभ्रक का भंडार पाए जाते हैं, जो कि ये भी कथन सही है। तीसरा है, इस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वह ग्रेनाइट और नाइस के निक्षेप पाए गए जाते हैं, जो कि ये भी कथन सही है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, संघ शासन को किस शब्द से ग्रहण किया गया है? तो जो संघ जो शासन है इसको किस शब्द से ग्रहण किया गया है? तो यह यहाँ पे जो है जो फेराडस जो शब्द है इससे यहाँ पे ग्रहण किया जाए, जिसे हम लोग यहाँ पे यूनियन कहते हैं, यूनियन। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है। अगला यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है कि तिलक ने केसरी के एक लेख में रेंड और अयर्स की हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है। तो यह जो कथन है जो कि बिल्कुल यह सही कथन यहाँ पे कहा गया है। दूसरा है 1896-97 में इन्होंने महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था, जो कि ये भी कथन सही है। तीसरा है यहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी ने इन्हें लोकमान की उपाधि दी थी, जो कि यह जो कथन है यहाँ पे गलत है। इन्हें जो लोकमान की जो उपाधि है यह लोकमान की जो उपाधि है इन्हें महाराष्ट्र की जनता के द्वारा दिया गया था, जो उन्होंने 1896-97 में कर न देने की जो आंदोलन चलाया था उसी से खुश होकर वहाँ के जनता के द्वारा यह उपाधि दिया गया था। अगला यहाँ पे स्टेटमेंट है, इनके गिरफ्तारी के विरोध में 1908 में पहली बार राजनीतिक हड़ताल की गई, जो कि ये भी कथन सही है। तो इसका पहला, दूसरा और यहाँ पे चौथा कथन सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसका यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इसके बारे में बताना है। तो जो यहाँ पे दिया गया है कि
जो 8 डिग्री जो यहाँ पे चैनल है, जो 8 डिग्री जो चैनल है यह किसके किसके बीच अवस्थित है? तो यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल, जो 9 डिग्री जो चैनल है यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। और 10 डिग्री जो चैनल है, जो 10 डिग्री चैनल है यह जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच नहीं है, यह ग्रेट निकोबार और अंडमान के बीच ये अवस्थित है। अंडमान के बीच यह अवस्थित है। इस प्रकार यह यहाँ पे गलत है। चौथा यहाँ पे ग्रेट चैनल जो है, जो ग्रेट चैनल है यह इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। पांचवा जो है कोको जल संधि जो है यह अंडमान और इंडोनेशिया का जो कोको द्वीप है इसके बीच स्थित है, जो कि ये भी सही है। इस प्रकार इसका पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत दिया गया। जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 5, यह जो है यह सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो तीसरा कथन है यह यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1 2 और 1 2 4 5 यह सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? जो गोल है यह किस खिलाड़ी की जो आत्मकथा है? तो यह जो गोल है यह मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे एल.एन. मुखर्जी जो थे यह भारत के संविधान का मुख्य प्रारूपकर्ता थे। अगला यहाँ पे प्रश्न है 36 नंबर, अधोलिखित में से किस क्रांतिकारी ने 1911 को त्रिनेवेली के जिला जज जो थे वहाँ पे आज से उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो यह किस क्रांतिकारी के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया था? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो अच्ची अय्यर थे, इन्होंने मद्रास के जो त्रिनेवेली जिला के जो एक जज थे आज से उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी 1911 में। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है यह है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर भारत का एकमात्र शहर लेह अवस्थित है। यहाँ पे जो दाहिने तट है उस पर एक लेह, जबकि यहाँ पे हम लोग डायग्राम में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ऐसे यहाँ पे ये नदी निकलती है, तो इसके जो दाहिना तट है तो यही यहाँ पे दाहिना तट है और यहीं पे लेह स्थित है, जो कि बिल्कुल यह सही है। दूसरा है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में लोहित, सुबनसिरी, संकोश एवं तीस्ता आदि नदियाँ शामिल है, जो कि ये कथन ये भी सही है। तो इसका सही कथन का चयन करना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पे दिया गया है 38 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह किसे प्रदान किया गया है? तो वह जो अवशिष्ट शक्तियाँ है वायसराय को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है 39 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यह क्रिप्स प्रस्ताव के विफलता का परिणाम था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, जो कि ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अगला यहाँ पे है कथन कि इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह क्लीमेंट एटली थे, जो कि यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे 1942 में।
1942 में यहाँ पे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे। यहाँ पे क्लीमेंट एटली 1946 में जीते थे। तो इसलिए इसका कथन यहाँ पे जो तीसरा है यह गलत दिया गया है। और चौथा है गांधी जी ने इस आंदोलन में 21 दिन का उपवास किया था, जो कि ये भी कथन सही है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने का प्रयास किया गया? तो यह किस अधिनियम के द्वारा किया गया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए यहाँ पे खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, कि करने का यहाँ पे प्रयास किया गया पहली बार? तो इसका हम लोग देखेंगे, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1833 का जो अधिनियम था इसमें प्रयास किया गया। और 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1853 का जो यहाँ पे अधिनियम आया था, इसमें इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, अगला यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पे पहला दिया गया बेल्बी आयोग, जो कि यह 1895 में गठित किया गया और यह खर्च और व्यय की जांच के लिए किया गया था। दूसरा यहाँ पे है सैडलर आयोग, इसका गठन 1917 में किया गया और यह विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित है। तीसरा यहाँ पे जो है रिले आयोग, इसका गठन 1902 में किया गया और यह यहाँ पे कर्जन के काल में किया गया। चौथा यहाँ पे कैंपबेल आयोग, इसका गठन 1866 में किया गया और यह अकाल की जांच के लिए किया गया था। तो इस प्रकार इसका 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 कथन जो है यह शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था की जो विशेषता है वह क्या है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व करना ये भी है, निचले सदन का विघटन ये भी है, जो कि यहाँ पे लोकसभा निचला सदन में आता है, और यहाँ पे जो गोपनीयता है ये भी संसदीय शासन व्यवस्था का विशेषता है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 43 नंबर, यदि उत्पादकों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लाद दिया जाए और 1/3 राजस्व देश से बाहर भेज दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी देश अस्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। उपयुक्त कथन जो है यह किसने लिखा है? तो यह यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है। और यह कथन यहाँ पे इनकी जो पुस्तक है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में इसको लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 44 नंबर, मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इजारेदार जो थे यह किससे संबंधित थे मुगल शासन में? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लगान वसूलने वाले जो ठेकेदार होते थे उन्हें मुगल काल में इजारेदार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो यह यहाँ पे जो है यह लाल सागर से भारत तक की जो यात्रा है उसका इसमें वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, पहला यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ साम्राज्य है और एक तरफ उनका स्थापना वर्ष है। तो यहाँ पे जो गजपति साम्राज्य था, इसका जो यहाँ पे स्थापना किया गया था यह 1435 में किया गया था और यह इसकी स्थापना जो है कपिलेंद्र देव के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कपिलेंद्र देव के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पे है दिल्ली, तो दिल्ली की जो स्थापना है यहाँ पे, तो जो दिल्ली की जो स्थापना है यह जो है 1206 में किया गया था और यहाँ पे इस दिल्ली में जो साम्राज्य स्थापित हुआ 1206 में किया गया और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अगला यहाँ पे है बहमनी जो साम्राज्य है इसकी स्थापना यहाँ पे हसन गंगू के द्वारा किया गया और यह जो किया गया 1347 में इसकी स्थापना किया गया। और यहाँ पे जो गोलकुंडा साम्राज्य की जो स्थापना है यह यहाँ पे कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया जो 1518 में किया गया। तो इस प्रकार इसका यहाँ पे देखेंगे तो 3, 1, 2, 4 इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया। तो कौन यात्री थे जिन्होंने सती बालिका का जो उनका मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया था। तो इसका हम लोग देखेंगे तो यह यहाँ पे जो है वर्नियर जो एक चित्रकार थे उनके द्वारा इसका विवरण प्रस्तुत किया गया। और इन्हें वर्नियर जो थे यह शाहजहाँ के काल में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो जो विश्व निवेश जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो है यह अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक MERCOSUR दक्षिण साझा बाजार का सदस्य नहीं है। तो कौन इसमें सदस्य नहीं है। तो जो यहाँ पे दक्षिण साझा बाजार है इसकी स्थापना यहाँ पे 1991 में किया गया था और इसमें दक्षिण अमेरिका के 4 देश शामिल हैं और इनका जो उद्देश्य था यह मुक्त व्यापार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके 4 देश इसमें शामिल हैं। यहाँ पे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है और पैराग्वे है। अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पैराग्वे है और एक ब्राज़ील इसमें शामिल है। जबकि यहाँ पे जो चिली है, जो यहाँ पे चिली जो देश है यह इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार इसका यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। इस सेट का अंतिम प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस सेट का यहाँ पे अंतिम प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है। एक तरफ यहाँ पे सूची 1 में संस्थापक और इसके प्रथम जो निर्देशक है इसके बारे में, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो उनके द्वारा जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं उनको मिलान करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो विक्रम साराभाई हैं इनके द्वारा जो स्थापना किया गया यह यहाँ पे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किया गया। और यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा थे, इनके द्वारा यहाँ पे टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। और यहाँ पे CNR राव जो थे इनके द्वारा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। और यहाँ पे PC महालनोबिस जो कि एक अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा यहाँ पे भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया गया। तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो 4 3 2 1 इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 4 3 2 1। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।